हेलो गाइस, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 का अध्याय 11 सहकारिता एवं उपभोक्ता सशक्तिकरण। चलो शुरू करते हैं। अनूपपुरा के अधिकांश किसानों के पास छोटे छोटे खेत हैं। वहाँ के कुछ किसानों ने ट्रैक्टर और खेती के नए औजार खरीदना चाहे। कई किसान अपनी जमीनों का सुधार करवाकर सिंचाई की सुविधाएं भी बढ़ाना चाहते थे, परंतु कम आमदनी के कारण कोई भी किसान ऐसा नहीं कर पाया। एक दिन घासीलाल नामक किसान ने चौपाल में अन्य किसानों से कहा, इस गांव के हम किसान लोग क्यों न सहकारी खेती को अपना लें। यदि हम सभी किसान अपने छोटे छोटे खेतों को मिलाकर एक कर लें और सभी अपने पास उपलब्ध थोड़े थोड़े धन को मिलाकर इकट्ठा कर लें तो खेतों को सुधरवा सकते हैं। ट्रैक्टर और अन्य औजार भी खरीद सकते हैं। हम में से कोई भी किसान इन बड़े खर्च वाले कार्यों को अकेला नहीं करवा सकता। यह सुनकर गोपाल ने घासीलाल से पूछा, आखिर मुझे इस कार्य से क्या मिल जाएगा? क्या तुम मेरा खेत छीनना चाहते हो? घासीलाल ने सबको समझाते हुए कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मिलकर काम करने से हमारी अनेक समस्याएं दूर हो जाएगी। इससे सभी को लाभ होगा। हमारे खेतों पर सामूहिक प्रयास से उत्पादन में वृद्धि होगी। हमारा थोड़ा थोड़ा धन एक बड़ी धनराशि बन जाएगी, जिससे हम महंगे औजार भी खरीद पाएंगे। खेतों को मिलाने पर खेत की जोत बड़ी हो जाएगी। यदि ऐसा होता है तो हमारे खेतों की पैदावार कई गुना बढ़ जाएगी और हमारी आमदनी भी बढ़ जाएगी। सबको उसके हिस्से के अनुपात में आमदनी का हिस्सा मिल जाएगा। मेरे ननिहाल के किसान तो बहुत पहले से ही ऐसा कर चुके हैं। चौपाल पर चर्चा करते किसान। ठीक है। अब सभी किसान घासीलाल की बात से सहमत हो गए। उन्होंने आगे सामूहिक रूप से खेती प्रारंभ कर दी। उनके खेतों की उपज कई गुना बढ़ गई। अनूपपुरा के किसानों का जीवन ही बदल गया। इस तरह मिलजुल कर कार्य करना सहकारिता का आधार है। बच्चों, मिलजुल कर बड़े से बड़ा काम भी आसानी से किया जा सकता है। सबकी प्रगति तभी हो सकती है जब हम आप अपने लाभ को छोड़कर सबके लाभ के लिए कार्य करें। यह सहयोग की भावना से ही संभव है। किससे संभव है? सहयोग की भावना से ही संभव है। मिलजुल कर काम करना चाहिए। ठीक है ना। इस तरह मिलजुल कर कार्य करना सहकारी का आधार है। ये किसानों ने क्या किया कि मिलजुल कर कार्य करने का फैसला लिया। इसने घासीलाल की बात से सभी किसान क्या हो गए? सहमत हो गए। उन्होंने क्या किया? आगे सामूहिक रूप से खेती प्रारंभ कर दी। उनके खेती की उपज क्या हुई? कई गुना बढ़ गई। अनूपपुरा के किसानों का जीवन ही बदल गया। इस तरह मिलजुल कर कार्य करना सहकारिता का आधार है। ठीक है। अब सहकारिता का अर्थ एवं महत्व। सहकारिता का अर्थ एवं महत्व पढ़ेंगे हम। साधारण शब्दों में संगठित रूप से व्यक्ति आपसी सहयोग के साथ जो कार्य करते हैं उसे हम सहकारिता कहते हैं। क्या है? साधारण रूप से, साधारण शब्दों में संगठित रूप से व्यक्ति आपसी सहयोग के साथ जो कार्य करते हैं उसे हम सहकारिता कहते हैं। अकेले व्यक्ति के पास इतने साधन नहीं होते कि वह अपना आर्थिक विकास स्वयं कर सके। यदि लोग आपस में संगठित होकर किसी कार्य को करते हैं तो बड़े और मुश्किल काम भी संभव हो जाते हैं। इस प्रकार लोग आपस में मिलकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने व विकास का प्रयास करते हैं। किसका प्रयास करते हैं? इस प्रकार लोग आपस में मिलकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने व विकास का प्रयास करते हैं। सहकारिता में समाज के निर्धनतम एवं कमजोर व्यक्ति का हित भी निहित होता है। सहकारिता का मंत्र, एक सबके लिए, सब एक के लिए। ठीक है। सहकारिता के मूल तत्व। अब हम पढ़ेंगे सहकारिता के मूल तत्व। ठीक है। पहला है, सहकारिता में सदस्यता स्वैच्छिक होती है। इसका संचालन एवं प्रबंध सभी सदस्यों की सहमति से होता है। सभी सदस्यों को एक जैसे अधिकार एवं अवसर प्राप्त होते हैं।
इसमें आर्थिक उद्देश्य के साथ साथ नैतिक एवं सामाजिक उद्देश्यों को भी शामिल किया जाता है। सहकारिता के मूल मंत्र है एक सबके लिए, सब एक के लिए, और सबके हित में ही हमारा हित है। सहकारिता का मूल मंत्र क्या है? एक सबके लिए, सब एक के लिए। सहकारी समिति का गठन किन्हीं समाज आर्थिक या किन्हीं समान आर्थिक या सामाजिक हित वाले क्रियाकलापों के उद्देश्यों से कम 15 व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं। वे उस कार्य के लिए अपने साधन या पूंजी समिति में लगाते हैं। समिति का पंजीकरण सहकारिता विभाग से करवाया जाता है। समिति का पंजीकरण किससे करवाया जाता है? सहकारिता विभाग से करवाया जाता है। ठीक है। इसका संचालन सदस्यों में से ही चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा होता है। इसका संचालन सदस्यों में से ही चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा होता है। ठीक है। समिति के लिए सभी मिलकर कार्य करते हैं। समिति के आय व्यय का उचित तरीके से हिसाब किताब रखा जाता है। समिति अन्य स्थानों से भी ऋण और सहायता प्राप्त कर सकती है। लाभ हानि में सभी सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अपने उद्देश्यों के अनुसार सहकारी समितियां निम्नलिखित प्रकार से हो सकती है। पहला है कृषि सहकारी समिति, दूसरा है दुग्ध सहकारी समिति, तीसरा है उपभोक्ता सहकारी समिति, चौथा है गृह निर्माण सहकारी समिति, पांचवा है सहकारी साख एवं बचत समिति, छठा है क्रय विक्रय सहकारी समिति। अब गतिविधि अपने क्षेत्र में चल रही दुग्ध या अन्य सहकारी समिति का भ्रमण कर उसकी कार्य प्रणाली को समझे तथा उस पर एक लेख लिखिए। ठीक है। हमें दैनिक उपयोग के लिए कई तरह का सामान खरीदना पड़ता है। कई बार व्यापारियों द्वारा हमें नकली या घटिया सामग्री दे दी जाती है। जानकारी के अभाव में हमें इस प्रकार आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। अगर हमें उपभोक्ता के हित संबंधी कानूनी प्रावधानों की जानकारी हो तो हम कई समस्याओं और आर्थिक हानि से बच सकते हैं। आइए अब हम उपभोक्ता सशक्तिकरण के बारे में चर्चा करें। उपभोक्ता सशक्तिकरण। गणेश कक्षा 5 उत्तीर्ण करके कक्षा 6 में आया। उसने अपनी शिक्षिका के कहने पर पुस्तक विक्रेता से कहानियों की एक पुस्तक खरीदी, परंतु ये क्या, पुस्तक में तो पृष्ठ संख्या 13 से 20 तक के पृष्ठ थे ही नहीं। गणेश ने पुस्तक शिक्षिका को दिखाई। शिक्षिका ने उससे कहा, इस पुस्तक को विक्रेता को लौटा कर बदलवा लो। वह शाम को अपनी माँ के साथ विक्रेता के पास गया, किंतु विक्रेता ने पुस्तक वापस लेने से साफ मना कर दिया। बहुत देर तक बहस करने के बाद भी उन्हें वैसे ही वापस लौटना पड़ा। घर पर दादाजी उनका इंतजार कर रहे थे। गणेश ने दादाजी को सारी बात बताई। दादाजी बोले, यह विक्रेता का गलत व्यवहार है। उपभोक्ताओं को इस प्रकार के शोषण से बचाने के लिए सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 बनाया। कब बनाया? 1986 में उपभोक्ता संरक्षण कानून। इस कानून के अनुसार कोई भी ग्राहक उपभोक्ता अदालत में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। अदालत उस उपभोक्ता को राहत प्रदान करेगी। कल मैं खुद उस विक्रेता से बात करता हूँ। दादाजी आगे बोले, हम अपनी खरी कमाई का खरा पैसा देकर खोटी चीज क्यों खरीदें, घटिया चीज क्यों खरीदें, मिलावट क्यों बर्दाश्त करें, भला कोई नकली माल क्यों लेवे। इसी तरह की ठगी से बचने के लिए बना है उपभोक्ता संरक्षण कानून। अगले दिन जब दादाजी के समझाने का विक्रेता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उन्होंने जिला उपभोक्ता मंच में विक्रेता की शिकायत की। मंच ने गणेश को सही पुस्तक ही नहीं दिलवाई बल्कि 5,000 रुपये हर्जाना और खर्चा भी विक्रेता से दिलवाया। उपभोक्ता कौन? जब कोई व्यक्ति अपने उपयोग के लिए कोई वस्तु अथवा सेवा खरीदता है तो वह उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता कौन होता है? जब कोई व्यक्ति अपने उपयोग के लिए कोई वस्तु अथवा सेवा खरीदता है तो वह उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है।
वह वस्तु एवं सेवा का प्रत्यक्ष एवं अंतिम उपभोग करने वाला व्यक्ति होता है। वह क्या होता है? वस्तु एवं सेवा का प्रत्यक्ष एवं अंतिम उपभोग करने वाला व्यक्ति होता है। जैसे आप चॉकलेट खरीद कर खाते हैं तो आप एक उपभोक्ता कहलाएंगे। इसी प्रकार आप एक टैक्सी किराए पर लेकर विद्यालय पहुंचते हैं तो भी आप एक उपभोक्ता कहलाएंगे। रामू अपने बच्चों के लिए बाजार से मिठाई खरीदता है। सोनू अपने बीमार भाई का निजी चिकित्सालय में इलाज करवाता है। तो रामू और सोनू भी उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। उपभोक्ता का शोषण। अब हम पढ़ेंगे उपभोक्ता का शोषण। उपभोक्ता का शोषण कई प्रकार से किया जाता है। खराब या घटिया वस्तु देना, मात्रा या तौल में वस्तु कम देना, अवधि पार वस्तु देना, निर्धारित ब्रांड की वस्तु के स्थान पर अन्य ब्रांड की वस्तु या नकली वस्तु देना, विक्रेता द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूलना, वस्तु का बताए गए मानकों पर खरा नहीं उतरना, गारंटी की अवधि में वस्तु के खराब हो जाने पर गारंटी की शर्तों के अनुसार उसे नहीं बदलना अथवा वारंटी की अवधि में उसमें सुधार नहीं करना, घटिया सेवा देना, समय पर सेवा नहीं देना या भुगतान प्राप्त करने के बावजूद सेवा नहीं देना आदि तरीकों से उपभोक्ताओं का शोषण किए जाने की घटनाएं होती रहती है। अब खरीदारी के समय रखी जाने वाली सावधानियां। ठीक है। उपभोक्ता का दायित्व है कि शोषण से बचने के लिए वह खरीदारी करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। पहला है, खरीदे हुए माल या वांछित सेवा के भुगतान का बिल अथवा रसीद और गारंटी वारंटी कार्ड अवश्य लेना चाहिए। शिकायत दर्ज कराते समय यह रसीद व कार्ड प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। दूसरा है, सामान व उसका नाम, मात्रा, बैच नंबर, उत्पादन एवं अवधि, समाप्ति की तिथि, कीमत, कर सहित रहित तथा निर्माता का पूरा नाम व पता अच्छी तरह जांच कर खरीदना चाहिए। तीसरा है, वस्तु की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाले ISI, एगमार्क, FPO आदि मानक चिन्हों को देख कर खरीदना चाहिए। इस प्रकार से ये चिन्ह है ISI, एगमार्क, FPO आदि मानक चिन्ह है। चौथा है, सावधानी रखनी चाहिए कि नापने अथवा तौलने के लिए प्रमाणीकृत बाट या माप का ही उपयोग किया गया है। वस्तु की पैकिंग का वजन वस्तु के वजन में शामिल नहीं होना चाहिए। ठीक है। और छठा है, आजकल विक्रेता आकर्षक विज्ञापनों के माध्यम से अपनी वस्तुओं के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। उपभोक्ता इनसे भ्रमित होता है तथा कम गुणवत्ता वाली वस्तु भी खरीद लेता है। अतः उपभोक्ता को विज्ञापनों से भ्रमित नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी तरह देख परख कर वस्तु खरीदनी चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद गतिविधि, इस विभिन्न वस्तुओं की पैकिंग पर बने गुणवत्ता चिन्हों को एकत्रित करें और चार्ट पर चिपका कर उन पर शिक्षक की सहायता से कक्षा में चर्चा कीजिए। ठीक है। उपभोक्ता शिकायत कहाँ करे, उपभोक्ता शिकायत कहाँ पर करे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा एवं उनको शोषण से बचाने के लिए सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया है। इस कानून के अनुसार उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई के लिए उपभोक्ता न्यायालयों का गठन किया गया है। किसका गठन किया गया है? उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई के लिए उपभोक्ता न्यायालयों का गठन किया गया है। 20 लाख रुपए तक की शिकायत जिला उपभोक्ता मंच में, 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ रुपए तक की राशि से संबंधित विवाद राज्य उपभोक्ता आयोग में और 1 करोड़ से अधिक राशि से संबंधित शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में की जा सकती है। इस राशि की सीमा में समय समय पर परिवर्तन हो सकता है। ठीक है। देखो, 20 लाख रुपए तक की शिकायत
कहाँ किए जाते हैं? जिला उपभोक्ता मंच में कर सकते हैं। ठीक है, 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से 1 करोड़ 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ तक 1 करोड़ रुपए तक की राशि से संबंधित विवाद राज्य उपभोक्ता आयोग में, और 1 करोड़ रुपए से अधिक राशि से संबंधित शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में की जा सकती है। इस राशि की सीमा में समय समय पर परिवर्तन भी हो सकता है। ठीक है, उपभोक्ता प्रत्येक स्तर पर 30 दिन की अवधि में न्याय के लिए ऊपरी न्यायालय में अपील कर सकता है। उपभोक्ता जो होता है वो प्रत्येक स्तर पर 30 दिन की अवधि में न्याय के लिए ऊपरी न्यायालय में अपील कर सकता है। सभी सावधानियों के उपरांत भी यदि उपभोक्ता द्वारा खरीदी हुई वस्तु या सेवा में दोष पाया जाता है और समझाने के बाद भी विक्रेता अथवा सेवा प्रदाता गलती नहीं सुधारता है तो उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत अवश्य करनी चाहिए। सभी जिला मुख्यालयों पर जिला उपभोक्ता मंच स्थापित किए गए हैं। सभी जिला मुख्यालयों पर जिला उपभोक्ता मंच स्थापित किए गए हैं, अतः हमें जागरूक रहकर उनका लाभ उठाना चाहिए। ठीक है, अब उपभोक्ता शिकायत कैसे करें? उपभोक्ता सादे कागज पर 4-5 प्रतियों में शिकायत लिखकर डाक से किसी प्रतिनिधि द्वारा या स्वयं उपभोक्ता न्यायालय में प्रस्तुत होकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। उपभोक्ता क्या कर सकता है? उपभोक्ता सादे कागज पर 4-5 प्रतियों में शिकायत लिखकर डाक से किसी प्रतिनिधि द्वारा या स्वयं उपभोक्ता न्यायालय में प्रस्तुत होकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। इसका कोई शुल्क नहीं होता है और न ही वकील की आवश्यकता होती है। वस्तु या सेवा में दोष होने पर 2 वर्ष की अवधि में शिकायत दर्ज कराना जरूरी होता है। कोई भी वस्तु या सेवा में कोई दोष होने पर 2 वर्ष की अवधि में शिकायत दर्ज करवाना जरूरी होता है। ठीक है, शिकायत में उपभोक्ता का नाम, पता, विक्रेता पक्ष का नाम व पता, शिकायत का विवरण एवं शिकायतकर्ता जो कुछ चाहता है उसका पूरा विवरण होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए शिकायत में? उपभोक्ता का नाम, पता, विक्रेता पक्ष का नाम व पता, शिकायत का विवरण एवं शिकायतकर्ता जो कुछ चाहता है उसका पूरा विवरण होना चाहिए। साथ ही बिल, रसीद आदि भी साथ होने चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद उपभोक्ता को उपलब्ध राहत। शिकायतकर्ता को न्यायालय अथवा आयोग जो राहत दिलवा सकता है उनमें से प्रमुख निम्नलिखित है। पहला है विवादास्पद सामान में सुधार करवाना। ठीक है, कोई भी विवादास्पद सामान है उसमें सुधार करवाना। दूसरा है उस सामान के स्थान पर वैसा ही नया सामान दिलवाना। तीसरा, उपभोक्ता को होने वाली हानि या क्षति की क्षतिपूर्ति दिलवाना। चौथा है उपभोक्ता को हर्जाना खर्चा दिलवाना। गतिविधि है, माना कि आपने एक मोबाइल खरीदा है परंतु वह दोषपूर्ण है, विक्रेता उसको बदलने या ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी शिकायत करते हुए जिला उपभोक्ता मंच को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। शब्दावली है, सहकारिता मतलब सहयोग करने व साथ मिलकर काम करने का भाव। क्या कहलाता है? सहकारिता। सहयोग करने व साथ मिलकर काम करने का भाव सहकारिता। आर्थिक यानी कि धन या रुपए पैसे संबंधी। शोषण, दूसरे की मेहनत का अनुचित लाभ उठाना। गारंटी, शोषण क्या होता है? दूसरे की मेहनत का अनुचित लाभ उठाना। गारंटी, क्रय की गई वस्तु में एक निश्चित अवधि में दोष आने पर विक्रेता द्वारा बदले में वैसी वस्तु दूसरी वस्तु देने की सुविधा। क्या कहलाता है? गारंटी। गारंटी में कोई भी वस्तु होती है जो उसकी जगह दूसरी वस्तु दी जाती है। ठीक है, और वारंटी में क्या होता है कि क्रय की गई वस्तु में एक निश्चित अवधि में दोष आने पर विक्रेता द्वारा उसकी निःशुल्क मरम्मत करने की सुविधा। पता बढ़िया गारंटी का मतलब और वारंटी का मतलब? गारंटी का मतलब देख लो, क्रय की गई वस्तु यानी कि खरीदी गई कोई भी वस्तु होती है, वस्तु में एक निश्चित अवधि होती है, अवधि में दोष आने पर विक्रेता द्वारा बदले में वैसी ही दूसरी वस्तु देने की सुविधा होती है, वो गारंटी।
और वारंटी में क्या होता है कि दूसरी वस्तु नहीं दी जाती है, उसी को ठीक करके दी जाती है निःशुल्क तय सीमा अवधि में। ठीक है। अब है अभ्यास प्रश्न। सही विकल्प को चुनिए। सहकारी समिति का पंजीकरण कराया जाता है सहकारिता विभाग में। किस में करवाया जाता है? सहकारिता विभाग में। निम्नलिखित में से कौन सा मानक चिन्ह है? IF, ISI, एगमार्क, FPO, उपयुक्त तीनों ही। ठीक है, तीनों। अब दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप कोई वस्तु, उत्पाद या सेवा खरीदते हैं तो आप एक क्या कहलाएंगे? खाली स्थान में क्या आएगा? उपभोक्ता कहलाएंगे। ठीक है। उपभोक्ता द्वारा 20 लाख रुपए से अधिक एवं 1 करोड़ रुपए तक की राशि से संबंधित विवाद की शिकायत कहाँ की जाती है? राज्य उपभोक्ता आयोग में की जाती है। ठीक है। और तीसरा है, प्राथमिक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम सदस्यों की संख्या 15 व्यक्ति होनी चाहिए, सदस्यों की संख्या। ठीक है। तीसरा है, सहकारिता के मूल मंत्र क्या है? सहकारिता है, उसके मूल मंत्र क्या है? तो सहकारिता का मूल मंत्र है, सहकारिता के मूल मंत्र, एक सबके लिए, सब एक के लिए, और सबके हित में ही हमारा हित है। ठीक है। अब प्रश्न संख्या है तीसरा है, किन्हीं 3 प्रकार की सहकारी समितियों के नाम लिखिए। कोई भी 3 प्रकार की सहकारी समिति, जैसे कि एक है कृषि सहकारी समिति, दुग्ध सहकारी समिति, उपभोक्ता सहकारी समिति आदि है क्या है? सहकारी समितियाँ। ठीक है। प्रश्न संख्या 5वां, दादाजी ने विक्रेता की शिकायत कहाँ पर की? दादाजी ने विक्रेता की शिकायत कहाँ की? जिला उपभोक्ता मंच। कहाँ पे की? जिला उपभोक्ता मंच में दादाजी ने शिकायत की। ठीक है। छठा है, उपभोक्ता के शोषण के 3 उदाहरण दीजिए। देखो, उपभोक्ता का शोषण। ठीक है। शोषण किस प्रकार से किया जाता है उपभोक्ता का? खराब या घटिया वस्तु देना, मात्रा या तोल में वस्तु कम देना, अवधि या पार वस्तु देना, निर्धारित ब्रांड की वस्तु के स्थान पर अन्य ब्रांड की वस्तु या नकली वस्तु देना, विक्रेता द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूलना। इस प्रकार से ये बहुत सारे तरीकों से उपभोक्ता का शोषण किया जाता है। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 7वां है, खरीदारी करते समय रखी जाने वाली कम से कम 3 सावधानियों के बारे में लिखिए। खरीदारी के समय रखी जाने वाली सावधानियाँ। पहला है, खरीदे हुए माल या वांछित सेवा के भुगतान का बिल अथवा रसीद और गारंटी या वारंटी कार्ड अवश्य लेना चाहिए। शिकायत दर्ज कराते समय यह रसीद व कार्ड प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। क्या होता है? आवश्यक होता है। ठीक है। दूसरा है, सामान पर उसका नाम, मात्रा, बैच नंबर, उत्पादन एवं अवधि समाप्ति की तिथि, कीमत, कर सहित या रहित तथा निर्माता का पूरा नाम व पता अच्छी तरह जांच कर खरीदना चाहिए। तीसरा, वस्तु की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाले ISI मार्क, FPO आदि मानक चिन्हों को देखकर ही खरीदना चाहिए। ठीक है। आदि ये जो मानक चिन्ह हैं उनको देखकर खरीदना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार से हमारे ये पाठ कंप्लीट होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।